कंट्रोल की सरकार में भारत की अर्थनीति और भारत की आर्थिक जो थी स्थिति वो 11वें नंबर पर खड़ी थी, 11वें नंबर पर। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का ब्रिटेन जिसने हमको 200 साल राज किया उसको पछाड़ करके आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और मित्रों वो दिन दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ और यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से ग्रोथ रेट है वो 8% पर जाकर के स्टेबल हो गया है भारत का, यही मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया की ग्रोथ रेट की इकोनॉमी में, दुनिया के विकास की इकोनॉमी में भारत का 15% हिस्सा हो गया है। भारत 15% हिस्सा है और इसलिए आज जनता भारत अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, ये तो आप सड़कें देख रहे हैं, ये हाईवे, ये एलिवेटेड रोड, बोलो फिर से मैं जानना चाहूंगा जम्मू की तस्वीर बदली की नहीं बदली, हाईवे आए कि नहीं आए, एलिवेटेड रोड बने कि नहीं बने, एक्सप्रेस वे बन रहा है कि नहीं बना, और सबसे बड़ा ऊंचा पुल चिनाब पर बना कि नहीं बना, श्रीनगर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आज बारामूला तक रेल का कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये बदलता भारत है कि नहीं है? बताओ, मैं अंधे को आगे को दे सकता हूँ, दृष्टि कहां से दूं? मैं अंधे को आगे को दे दूं, दृष्टि कहां से दूं? विजन कहां से लाऊं? आईसाइट तो दे सकता हूं, विजन नहीं दे सकता। जिसने देख करके नहीं देखा उसको मैं क्या कर सकता? ये ऐसी परिस्थिति आगे है। आपको जानकर के खुशी होगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 10 सालों में 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का आपको जानकर खुशी होगी कि ग्रामीण सड़क, मैंने राज्यसभा में भी कहा, मैं आपके सामने भी दोहराता हूं, भाइयों को नौकरी में अधिकार मिला। वो यहां से 50 साल से हमारे पीओ के से आए हुए हमारे भाई, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, उनको नौकरी का, जहां जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल नहीं था, उनको नौकरी का अधिकार नहीं था। और हमारे ट्राइबल भाइयों को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ट्राइबल सीट नहीं थी। आज हम ये फख्र के साथ कह सकते हैं और आप सब लोग कह सकते हैं जम्मू की जनता को कि ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार है कि पहली बार विधानसभा में कोई हमारा ट्राइबल भाई आदिवासी सीट पर जीत करके जाएगा और विधानसभा में बैठेगा। और इसलिए एसटी कम्युनिटी का और हमारे पटरी ट्राइब हो, चाहे हमारे पहाड़ी ट्राइब हो, चाहे हमारे नेता ब्राह्मण हो, चाहे हमारा कोली भाई हो, इन सबको ट्राइबल सीट पर लड़ने का अधिकार भी मिलेगा और ट्राइबल सीट से विधानसभा में जाने का अधिकार भी मिलेगा। इस तरीके से जैसा मैंने कहा कि भेदभाव की बात, तो ये भेदभाव को समाप्त करने का काम और हमारे जो पिछले हमारे कल लोग थे उनको भी यहाँ पर पूरी ताकत के साथ, और जो पीओ के से आए हुए लोग थे उनको सॉवरेनिटी देने का काम किसी और ने नहीं किया, वो कमल के फूल के नेतृत्व में आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में करके दिया है। बहुत सी बातें आपके सामने रखी, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि चाहे 2014 का चुनाव हुआ, चाहे 2019 का चुनाव हुआ और
चाहे 2024 का चुनाव हुआ, लोकसभा में आपने 100/100 नतीजे हासिल किए। इसके लिए आपको हमने 2014 में भी 2 सीटें लड़ी, 2019 में भी और 2024 में भी, और आपने दोनों की दोनों सीटें कमल के निशान पर मोदी जी के को ध्यान में रख करके आपने यहां से और हमारे जम्मू प्रोविंस के लोगों ने जो सत्ता में लाने में अपना योगदान किया है, इसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं। ये घटना 60 साल बाद हुई और जवाहरलाल नेहरू जी के समय में जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उस समय आजादी की लड़ाई का एक जज्बा भी था, एक जोश भी था और एक उत्साह का वातावरण था और विपक्ष नाम मात्र था। विपक्ष उस समय खड़ा हुआ। ऐसी परिस्थिति में जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार कठोर परिश्रम के कारण और भारत की जनता के आशीर्वाद के कारण तीसरी बार सरकार में आए और इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आपका अथक प्रयास, आपका अथक मेहनत के माध्यम से हुआ। मालूम है कि 11 मई 1953 में वो आंदोलन करते हुए लखनपुर के बॉर्डर पर जब उन्होंने उन दिनों जम्मू कश्मीर में आने के लिए पास की जरूरत होती थी, एक इंटरनल पास बनता था जिसके माध्यम से हमें जम्मू कश्मीर में प्रवेश मिलता था, तो उन्होंने कहा ये भारत मां की धरती है, ये जम्मू कश्मीर भारत का अभिमान है, मुझे अपने देश में जाने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए, मैं बिना परमिट के जाऊंगा। और उन्होंने और उनको अरेस्ट किया गया, उनको हिरासत में लिया गया और फिर हम जानते हैं कि श्रीनगर की जेल में 23 जुलाई को किस तरीके से संदेहास्पद स्थितियों में उनकी जान गई और उन्होंने अंतिम सांस श्रीनगर की जेल में उनका बलिदान हुआ। उन्होंने देश के खातिर बलिदान किया और इसीलिए हम सब तिरपन से नारा लगाते रहे, जहां हुए बलिदान की वह कश्मीर हमारा है और वह कश्मीर सारे का सारा है। इस बात को 1953 से और इसके लिए 4-4 पीढ़ियां खपत गई, 4-4 पीढ़ियां खपत गई, 4-4 नारा। और आज हम ये कह सकते हैं पूरी फख्र के साथ कि आप लोगों ने बहुमत की सरकार मोदी जी की बनाई, 2014 में बनाई, 2019 में बनाई और फिर 2024 में बनाई और 2019 के 5 और 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक देश में एक इंसान, एक विधान, एक प्रधान, इसको आज साकार किया। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और वो कमल के निशान ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में एक लंबी यात्रा की, 2 एमपीओ से लेकर के तीसरी बार लगातार सरकार बनाने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और इस बात को हमको ध्यान रखना। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं, देश में छोटी और बड़ी पार्टियां मिला लें तो लगभग 1500 पार्टियां, लेकिन अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो विचार
जो वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़ी है और इसके साथ साथ आंतरिक प्रजातंत्र पर खड़ी है और इसके साथ साथ भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इन सबको सत्ता दिखा करके साधारण कार्यकर्ताओं से निकले हुए पार्टी के मां भारती की सेवा में लगे हुए कार्यकर्ताओं की यह पार्टी है, इसको भी हमको समझना। मुझे खुशी है कि आपने जम्मू कश्मीर में परिवारवाद को सत्ता दिखाया और परिवार से जुड़े हुए लोगों को जम्मू कश्मीर की जनता ने नकार दिया और साधारण परिवार से आए हुए लोगों को चुनाव दिखाया है। इसके लिए भी आपको बधाई है। केरल में आपस में लड़ते हैं और दिल्ली में दोस्ती करते हैं और पीछे के चुनाव में आपस में दोस्ती करके वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़े। इनका कोई वैचारिक निष्ठा नहीं। और उसी तरीके से आप कांग्रेसों को देखिए, कहीं पर गठबंधन करते हैं और कहीं पर युवा कुश्ती करते हैं। कोई भी पार्टी वैचारिक निष्ठ नहीं है और रीजनल पार्टीज तो उनके रीजनल इश्यूज हैं जिस पर वो खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने सन 53 में कहा एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं होंगे। तो 2019 में 4 पीढ़ियां खत्म के बाद भी हमने 310 को धारा जारी कर दिया। अगर 1997, 96 में, 98 में पालमपुर के रेजोल्यूशन में अगर हमने कहा कि राम जन्मभूमि के बनने पर रास्ते को प्रशस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी, तो एक नहीं अनेकों आंदोलन करने के बाद हम सबको मालूम है कि इस साल के जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विराट राम मंदिर का और रामलला का वो जो प्रतिष्ठापन था उसको सारी दुनिया ने देखा और राम जन्मभूमि के स्थान पर रामलला विराजमान हुए। इस बात को भी आपने देखा और इसीलिए अगर हमने एकात्म मानववाद की बात कही तो हमारे से लोग पूछते थे मिस्टर नड्डा, व्हाट इज योर आइडियोलॉजी? आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आप बताइए। आपका आर्थिक एजेंडा क्या है? आप बताइए। ये लेफ्टिस्ट क्या जानते थे भारत की धरती? ये हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग क्या जानते थे भारत की अर्थनीति? उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा एकात्म मानववाद, और उस एकात्म मानववाद का स्वरूप दिया गया अंत्योदय, और उस अंत्योदय को साधारण भाषा में मोदी जी ने समझाया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अधिकार नहीं था। ये मोदी जी की सरकार आई 2014 में, जब यह आदेश हुआ कि बॉर्डर पर जहां से गोली चले, जब तक गोली शांत न हो जाए तब तक रुकना नहीं, यह ऑर्डर हुआ। मैं आप खुले मन से पूछता हूं, बोलो मेरी बात सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? ये दिन भारत ने देखे, ये दिन देखे। मैं कटवा के बॉर्डर पर गया था, मैं वहां जवाब में निकला था। मुझे याद है तो हमारे श्याम चौधरी जी आगे बैठे, मैं उनके साथ गया था सुखेतगढ़ उधर बॉर्डर पर जाएंगे, और वहां बॉर्डर पर मेरे को सिपाही ने बोला बाबूजी हमारी जान तो खतरे में है ही, आप क्यों उसकी जान बचाने आ गए? उनका मोराल टूटा हुआ था, उनका हौसला टूटा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा साहब खरसंतरी को खड़ा तो कर दिया गया है, गोली चलाने की नहीं। और आज जब मैं बॉर्डर की बात करता हूं, अगर एक आतंकवादी घुसता है तो हफ्ते भर के अंदर उसका मृत शरीर निकलता है।
ये है आंदोलन का भाव जिसको आपको समझना है। और इसीलिए जब मैं आतंकवादियों की बात करता हूं तो ये सारी बातों को आपके सामने रखता हूं। आप बताइए, मनमोहन सिंह जी के समय प्रधानमंत्री की कोई अथॉरिटी रह गई थी क्या? रह गई थी क्या? रिमोट कंट्रोल से चल रहा था, नहीं चल रहा? इन लोगों को मोदी जी कहां पसंद आएंगे भाई? इनको तो इसी तरीके की सरकार चाहिए। मित्रों, मैं यहां यही कहना चाहता हूं, आज ये जो है ना पढ़े लिखे अनपढ़ ये कांग्रेसी भाई इनको इकोनॉमी का नहीं मालूम, अर्थनीति का नहीं मालूम। ये चर्चा करते हैं इकोनॉमी। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, आज कोविड-19 के प्रकोप के बाद और यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब सारी दुनिया की अर्थनीति चलकर आ गई है, तो अकेला भारत ही एक ऐसा देश है जिसको आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आज IMF ब्राइट स्पॉट के रूप में देखता है। बताइए, अगर कोई पुराना याद होगा, जामिया को बताइए, जामिया को बताइए, आपको हमारे जमाने में क्या होती थी? छोटी सी घटना घटे स्ट्राइक हो जाती। मुझे याद है, देखो मित्रों, ये जो निशान लगा है ना, ये निशान ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गलत जगह लग जाए तो मुसीबत के पहाड़ गिर जाते हैं और सही जगह लग जाए तो हमारे न्याय हो जाते हैं। इस बात को भी समझाते हैं। आप कहोगे क्या बात कर रहा है? मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके आशीर्वाद से मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला था। यही जम्मू कश्मीर जो बार बार बोलता था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, श्रीनगर को अगर हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया तो जम्मू कश्मीर में आवाज आई कि जम्मू को मिलना चाहिए। मैं ही मोदी जी के पास गया था और मैंने कहा था कि जम्मू को भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगली कैबिनेट में जम्मू को भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया। मित्रों, आप सोचिए मेरे खुशी का क्या ठिकाना होगा जब मुझे कल उस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का निरीक्षण करने का पहली बार मौका मिलेगा। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का बनेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले आने वाले समय में अब जम्मू घाटी का कोई भी व्यक्ति और जम्मू इलाके का कोई भी व्यक्ति को अब PGI चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, अमृतसर नहीं जाना पड़ेगा, लुधियाना नहीं जाना पड़ेगा, उसका इलाज जम्मू में होगा। लेकिन ये बात आप समझिए, ये करिश्मा, ये ताकत इस उंगली की है। मेरे को कई बार लोग बोलते मिंजो क्या मिला, मिंजो क्या, तो मैं उनको कई बार बताता हूँ क्या क्या मिला है। मैं आज एयरपोर्ट से आ रहा हूं, मुझे याद है यही जम्मू शहर था। पहले त्रिपुरा चौक पर जाओ, फिर निकल गए त्रिपुरा जाम से तो पुल पार करके जाओ, पंडित प्रेमनाथ टोकरा जी की जो मूर्ति है वहां पर जाओ, और वहां से अगर ऊपर निकल गए तो ऊपर जो चढ़ाई आती थी तो वहां तो जाम ही जाम होगा। बोलिए आपके पास छूटती थी। अगर 11-20 की बस पकड़नी हो तो 12-20 की बस पकड़ाती। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जरा जोर से बोलो भाई, मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? क्या होता है कि हमारे देखने की आंखें आगे हैं, इसलिए हम आगे ही देखते हैं, पीछे भूल जाते हैं। और पीछे जब भूल जाते हैं तो हमें ये याद नहीं होता कि हमारे साथ गुजरा क्या और कैसे गुजरा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर अंधेरे को याद रखोगे तो उजाले का मजा लो, अगर अमावस्या को याद रखोगे तो पूर्णमासी का महत्व समझोगे।
मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, मैं छात्र के रूप में जम्मू कश्मीर में आता रहा हूँ, कॉलेज के दिनों से आता रहा हूँ, छात्र नेता के रूप में। मुझे याद है कि जम्मू कश्मीर में हर महीने जम्मू कश्मीर बंद होता था, जम्मू बंद होता था, हर महीने बंद होता, हर महीने। और बंद होने का कारण क्या होता था? जम्मू के साथ अन्याय हो, जम्मू के साथ अन्याय हो, जम्मू के साथ अन्याय हो। बोलिए, मैं सर बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जरा जोर से बोलो। जम्मू के साथ अन्याय हो रहा है, बोलते थे कि नहीं बोलते? आप बोलते थे कि नहीं बोलते थे कि लद्दाख के साथ अन्याय हो रहा है? आप बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आज अगर श्रीनगर आगे बढ़ रहा है तो बराबर की तेजी से जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ रहा है, लद्दाख भी आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसको अगर साकार किया है तो जम्मू की धरती पर साकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। नीति दुनिया के देशों की नीति डगमगाई हुई है, धड़धड़ाई हुई है। तो आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहता है आफ्टर 2013 इंडिया इज डिफरेंट, भारत अलग है, अलग पैमाने से देखा जाएगा। मूडीज की जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट 8% है, भारत का 8%। और मैं कांग्रेसी भाइयों को, पढ़े लिखे अनपढ़ों को मैं बताना चाहता हूं, और जो आंकड़े में रख रहा हूं ये मैंने राज्यसभा में आज से 5 दिन पहले रखे हैं। कांग्रेस का एक वक्ता नहीं बोल सका। मैं दुनिया के सामने बताना चाहता हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन में, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन में, आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ 2.7% बताता है, जर्मनी का 0.2% बताता है, फ्रांस का 0.7% बताता है, जापान का 0.9% बताता है, यूके का जहां कल चुनाव संपन्न हुए 0.5% बताता है, और भारत का ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन 6.8% बताता है। 3.5 लाख आज एक पंचायत में 5-5 करोड़ मिल रहे, 5 करोड़। आज मोदी जी ने तय किया है कि आगे 3 करोड़ मकान और बनेंगे। इस देश में कोई भी कच्ची छत के नीचे नहीं सोएगा, कच्ची छत के नीचे सोएगा। और ये आपको खुशी होगी कि इन मकानों का मालिक बनाना हमारे बहनों के पास आगे जाना होगा। 50% इसी तरीके से मैं यहाँ यही आपको हमारे आज तक क्या करोगे, पढ़े लिखे ये पढ़े लिखे ये हमने किसानों का कर्जा माफ किया, कितना माफ किया? 10 साल में 70,000 करोड़। और प्रधानमंत्री मोदी जी
या अरविंद मैदान, वजीर मैदान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताओ, एक समय हमने अपने ये देखा कि नहीं देखा कि इसी जम्मू शहर में शाम को 7 बजे के बाद चाय पीने जाना मौका देते, वो भी मुसलमान खाते हैं। वो 7 बजे के बाद खाना खाना। आप बताओ, बस स्टैंड से किलोमीटर एक दूसरी दुनिया में जाने का आप बताइए कि शायद हमारे नौजवानों को नहीं पता होगा, रात की ट्रेन से उतर करके हमारा यात्री अपने घर नहीं आता था, रात भर स्टेशन में नहीं आता था, जब सूर्य उदय होता था तो जाता था अपने घर को। ये हमारे जम्मू का हाल है। और आज 2 करोड़ टूरिस्ट का जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा था। और G20 की बैठक श्रीनगर में बुलाया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र जी उस दिनों हमारी कंस्टिट्यूंसी है, ये कंस्टिट्यूंसी ही बैठे, इनसे पूछो, इनके लिए हम इलाके में घूम करके आए, सड़क गिरती एकदम गिरती थी, पगडंडी पगडंडी। मेरी कंस्टिट्यूंसी में 85% सड़कें नहीं थी, रास्ते होते हम पगडंडी बचा 85%। और मेरा एक्सीएन आता था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नड्डा साहब, आपको इस साल पीडब्ल्यूडी में सड़क बनाने के लिए 40 लाख रुपए मिले, बताइए कहां खर्च करूं? मैं कहता हूं 40 की सड़कें कहां करो, 1-1 लाख लगा। तो मेरे को तरकीब बताता था, नहीं ऐसा करते हैं, कोई 2 सड़क बना दो, बता दो, मैं 20-20 लाख रुपए लगा दूंगा, कम से कम 8 किलोमीटर तो बन जाएगी। ये हमारे देश का हाल था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम शुरू हुआ, और आपको जानकर खुशी होगी, आज मेरे इलाके में कोई भी गांव पक्की सड़क से जुड़े हुए से वंचित नहीं है, सारी पक्की सड़कें बन गई हैं। ये परिस्थिति आप देख सकते हैं। और इसलिए आपको मालूम है 3,80,000 किलोमीटर सड़कें बनी 10 साल में, 3 लाख। ये कुछ लोग ऐसे ऐसे बहाने करते हैं, ये क्या जाने कि जनता की सेवा करने का होता क्या मतलब, ये क्या जाने, इनको क्या मालूम कि भारत कहां रहता। आप बताइए कि 11 करोड़ लोगों के घर तक नल का पानी पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया गया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि खट्टो 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 उधार देंगे, खट्टो खट्टो, और गाड़ी पर नहीं ले गए, गाड़ी में नहीं ले गए, पैदल पैदल चला, और वहां पानी था, बावड़ी से पानी लेकर के पिला। मैंने आने से पहले पूछा पानी पहुंच गया कि नहीं? मैं गर्मियों में जब मैं अपने इलाके में घूमता था किराने में, तो मुझे मेरी माता ने मैंने मैं अपनी भाषा में कुछ था तुम, मैं बोलता ताई नहीं था, मैंने कहा ताई हुआ क्या? वो ऐसे हाथ में उठा के बोली थी, देख मेरा गंदा हो गया, 3-3 किलोमीटर नीचे से पानी आता, 3-3 किलोमीटर नीचे से पानी आती, तेरे दर्शन नहीं हुए। आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि
मान का चलता था, नहीं चलता था। आगे लाल झंडी होती थी, पीछे हरी झंडी होती थी। आगे हरी झंडी होती थी, पीछे लाल झंडी होती थी। 40-40, 50-50 खड़े होती थी। और जब ये कन्वॉय चलता था तो आपकी गाड़ी को किनारे खड़ा कर दिया जाता था, नहीं किया जाता था। कन्वॉय को निकलने दिया जाता था, नहीं दिया जाता था। और हम लोग भी सलामी मारते थे कि हमारे फौजी भाई जा रहे हैं। और एक पुल पर 2-2 घंटे लगते थे कि नहीं लगते थे। सारे कन्वॉय निकलता था, हम लोग ब्रिज पर जाना पड़ता था। ब्रिज लोहे का होता था, स्लीपर लकड़ी का होता था। खटर 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 खटर, याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं? आज मोदी जी ने बॉर्डर पर 3200 किलोमीटर की सड़क बना दी और डबल लेन और सीमेंटेड पुल। बोलो बनाइए कि नहीं बनाइए? दिखता है कि नहीं दिखता है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब किसी को मिलिट्री के कॉन्वॉय के आने के कारण किसी को रुकना पड़ता है क्या? एलिवेटेड रोड से चले जाते हैं, एलिवेटेड रोड। अभी मैं क्या पूछ रहा था, मैंने रवाना हो गया, पटना में नहीं जा रहा था। बोला भाई 1.5-2 घंटे लगेंगे। बोला नहीं, अब तो 35 ये सोचा था कभी? जब बस आती है कटवा को जाने वाली, तो वो जैसा व्यक्ति अपनी टिकट को नहीं सोचता था तो बस को जाने लगता था। ये भी मैंने क्या फक्र होता है कि मोदी जी के राज में आज भारत का जो नौजवान बॉर्डर पर 1.5 दिन के अंदर पहुंच जाता है और वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होता है। इसे 3200 किलोमीटर सड़क। और इसी तरीके से मैं रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, आपसे ज्यादा कौन मानता है? ये सपना था कि नहीं था कि श्रीनगर तक रेल पहुंचे? बोलो सुखी भाई, मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? सपना था नहीं था? वो सपना जब हम सोचते कि घाटी में भी ट्रेन बनिहाल पास क्रॉस हो, आज ये सपना होता दिख रहा है। ये भी हमको मालूम है। और रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर मोदी जी के टाइम पे 2 करोड़ 45 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एयरपोर्ट 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज 158 एयरपोर्ट हैं, 84 नए एयरपोर्ट बने हैं। हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट, अरे मित्रों आप जानो भारत कैसे करता। भारत के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, बुलेट प्रूफ जैकेट क्या हमारा जवान लड़ेगा? और 10 साल के अंदर आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। ये और भारत का एक्सपोर्ट आज 4,312 करोड़ रुपए से बढ़ करके 88,319 करोड़ रुपए हो गया। ये भी हमको उठाना। प्रधानमंत्री आवास योजना मैं आप सुनाना चाहूंगा, बहुत आप सुनाना चाहूंगा। इसलिए उन्होंने एक नहीं अनेकों पद से त्याग पत्र देते हुए इस यात्रा को, आज जब हम उनको जन्म जयंती में याद कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एक शिक्षाविद थे, बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे, एक राजनेता थे, एक क्रांतिकारी वीर थे और देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तत्पर। बहुत कम लोगों को मालूम है that Shyama Prasad Mukherjee was not only an intellectual, वो सिर्फ शिक्षाविद कोई विद्वान ही नहीं थे, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे नौजवान कुलपति बनने वाले सबसे पहले थे। लेकिन देश तो सबसे पहले तो मैं इस पवित्र भूमि पर आकर मां वैष्णो देवी को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं।
ये जम्मू कश्मीर जो भारत माता का मुकुट है, ऐसी पवित्र भूमि पर आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन पर, जन्म जयंती पर मुझे जम्मू कश्मीर आने का सौभाग्य मिला है। मैं उन्हें भी याद करके जन्म जयंती पर नमन करता हूं। हम सबका बहुत ही विशेष रिश्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ तो रहा ही, लेकिन उनका विशेष रिश्ता और विशेष संबंध जम्मू कश्मीर के साथ। उनकी जीवन यात्रा में जम्मू कश्मीर एक विशेष स्थान रखता है। और आज जब हम उनको जन्म जयंती पर याद कर रहे हैं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब लोग उनके जीवन को जब याद करते हैं तो एक बात हमेशा याद कीजिएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने जीवन में कभी रुके नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने जीवन में किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, किसी स्थान के लिए उन्होंने जीवन नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने अपना जीवन भारत माता की जय के विचार को सुदृढ़ करने के लिए लगाया। यही हमको ध्यान है। उन्होंने कुलपति पद से त्याग किया, देश के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा वेस्ट बंगाल से। एक बार नहीं, 2 बार मंत्री बने, लेकिन दोनों बार उन्होंने बंगाल को बचाने के लिए इस्तीफा दे करके और वो लड़ाई शुरू की। इस बात को भी हमको याद है। और बहुत कम लोगों को मालूम है कि आज का बंगाल जो आप देख रहे हो और आज का पंजाब जो आप देख रहे हो, इस दोनों को जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान के नाम पर सुपुर्द समझा। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आंदोलन था जिसके कारण आज हम ये वेस्ट बंगाल देखते हैं और आज हम ये अपना पंजाब देखते हैं। इसको पाकिस्तान से बचाने का काम किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उनके आंदोलन ने, और इस कारण से पंजाब बचा, इस कारण से पश्चिम बंगाल बचा। और आपको जानकर ध्यान में आएगा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इंडस्ट्रीज मिनिस्टर नेहरू के कैबिनेट में पहले मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे करके ये तय किया कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न करना पड़ेगा। इसलिए आज जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते हैं तो उनके बलिदान को याद करते हैं। और उस बलिदान पर करोड़ों कार्यकर्ता 4-4 पीढ़ियां सपने के कारण उस लड़ाई को लड़ करके हम विजय हुए। और आज जब हम जम्मू कश्मीर में हैं तो उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं। और उसका मैं यहां आया हूं तो मैं शेरे डुग्गर हमारे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को भी याद करता हूं। हम उनको भूल नहीं सकते। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने हम वैचारिक प्रतिष्ठान पर एक अकेली पार्टी है जो कहा था 52 तिरपन में उस बात को लेकर के आज चल रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है। आज 18 करोड़ की सदस्यता वाली पार्टी है, एक ही करोड़। मैं जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाता हूं और जब हमारे दिल्ली कार्यालय में जब हमारे राजदूत, दुनिया भर के राजदूत भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए आते हैं, आप
आपको जान करके खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि 70 से ज्यादा राजदूत भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग कार्यालय में आकर भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए आए हैं और कार्यालय में बैठ करके पार्टी को समझा। और वो जब उनको पता चलता है कि 180 मिलियन की पार्टी है, 18 करोड़ की पार्टी है, तो सारे राजदूत एक स्वर में बोलते हैं, वी नेवर न्यू, वी थॉट द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज द लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी, बट नाउ वी रियलाइज दैट इट इज भारतीय जनता पार्टी विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। और आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे 1,16,000 शक्ति केंद्र हैं। और आपको यह भी जानकर के खुशी होगी कि 10,40,000 बूथ में 6,80,000 बूथ पर हमारा बूथ का अध्यक्ष है और बूथ की कमेटी है, लाखों कार्यकर्ता जुड़े हैं इस तरीके की हमारी पार्टी। इसलिए वी आर आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, वी आर काडर बेस्ड पार्टी एंड वी आर गॉट द मास फॉलोइंग, हमारी मास फॉलोइंग। आज 400 से ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर हमारे 350 से ज्यादा हमारे लोकसभा और राज्यसभा के। आपको जानकर खुशी होगी कि एनडीए की 17 प्रदेशों में विशुद्ध सरकार है और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई लोग चुनाव जीत लें तो आत्मविश्वास पैदा हो, अगर चुनाव हार जाए तो आत्मचिंतन करें। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हारने के बावजूद भी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। 3 बार लगातार 100 का आंकड़ा पार नहीं करने वाली कांग्रेस पार्टी आज उत्साह में आकर के और वो खुशी मना रही है। इस बात को भी हमको समझना है, इस बात को भी हमको समझना है। ये उल्टी गंगा बहाने वाले लोग, इनको मैं कहना चाहता हूं कि लगातार तीसरी बार 100 के आंकड़े के नीचे रहने के बावजूद चिल्लाने से सफलता नहीं मिलती, लोगों के दिल जीतने से सफलता मिलती है और वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिली है। इसको भी हमको याद रखना। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं मित्रों, कई बार ये जो इकोसिस्टम है जो हारे को जीता बताता है और जीतने वाले पर प्रश्न खड़े करता है, इनको भी मैं बताना चाहता हूं, मैं आपसे भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी 13 राज्यों में 13 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सीटें 0 है, 0। 13 राज्यों में साफ हो गए, कोई सीट नहीं आई। और 2024 के चुनाव में हार का नया तगमा लगा। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने पर नहीं जीती है, अपने वोटों पर नहीं जीती है, ये दूसरी पार्टियों के वोटों पर जीती है। ये स्वजीवी नहीं है, ये परजीवी है, परजीवी। आपने एक शब्द सुना होगा पैरासाइट, आपने एक शब्द सुना होगा जो दूसरों के सहारे जीते हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसी तरीके से हमारे गुजरात, 3 राज्यों के 64 सीटों में सीधी टकराहट में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें आई हैं और 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी गई है। की जनता पर शासन कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी। इसलिए नहीं सिर्फ हम लार्जेस्ट हैं, नहीं सिर्फ हम वैचारिक पृष्ठभूमि पर खड़े हैं, नहीं सिर्फ हम कैडर में, बल्कि देश के अधिकतम क्षेत्र में जनता के आशीर्वाद से
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए राज कर रही है, इसको भी हमको समझना है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि देश के संविधान की दृष्टि से जम्मू कश्मीर में जो मूल परिवर्तन हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा। मुझे याद है, मैं नितिन गडकरी जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका महामंत्री होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को याद होगा, गुलाम अली खट्टर जी ने आपके इलाके में गया, जुगल किशोर जी ने आपके इलाके में गया, निर्मल जी ने आपके इलाके में गया। एक ही बात हुआ करती थी, हमारे यहाँ पहाड़ी भाइयों को आरक्षण, हमारे यहाँ वाल्मीकि भाइयों को आरक्षण, हमारे यहाँ हमारे वाल्मीकि भाइयों को लोकसभा का इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है, पर विधानसभा में नहीं दे सकते, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव नहीं दे सकते। और मुझे याद है और कहा था इसका रास्ता ढूंढो, और 3 महीने बाद मैं नितिन जी के पास गया था, मैंने कहा इसका रास्ता एक ही है कि देश में भारत की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले और हम कानून बदले, तब जाकर के ये हो सकते। और मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वह हमें ताकत मिली, और उस ताकत के कारण आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े, हमारे पहाड़ी भाई, हमारे ट्राइबल, इनको आज वोट देने का अधिकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर, पंचायत से लेकर, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मिलने का अधिकार मिला पहली बार, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मिला, इस बात को भी हो सकता। और दूसरी पार्टियों के वोट के सहारे, जहां अपने सहारे रहे वहां वोट परसेंटेज है 28%, और जहां दूसरी पार्टियों के साथ उनके सहारे रहे वहां वोट परसेंटेज 26, 28 नहीं, वहां स्ट्राइक रेट उनका 26%, और जहां ये दूसरी पार्टियों के सहारे रहे वहां स्ट्राइक रेट 50%। इसलिए कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहूंगा, सलाह देना चाहूंगा, ये परजीवी पार्टी, ये जिसके साथ जुड़ती है आपको मालूम होगा उसी पार्टी को समाप्त करने का काम करती है। और इसलिए ऐसी परजीवी पार्टियां ये दिखावे के लिए तो आगे आ सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली देश में ऐसी पार्टी है जो अपने सहारे चल करके आगे बढ़ती है और सबसे बड़ी पार्टी बन करके आती है। ये अभी इसलिए मित्रों, जो बैसाखियों पर खड़े हैं वह आज चर्चा करें, यह बहुत शोभा नहीं देता है, और यह सच्चाई जनता के बीच में जानी चाहिए। और ये इकोसिस्टम पैदा करने वाले लोग जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हारने वाले जीत गए और जीतने वालों पर प्रश्न, उनको बताना चाहते हैं कि लगातार मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनी और वह एनडीए की सरकार बनी, इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, आप सब लोग एक बात और ध्यान रखें, यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, कोई ऐसी पार्टी नहीं रही है जो वैचारिक निष्ठ हो, विचारों पर खड़ी हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी सेंटर से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और अब तो ऐसी पार्टी बन गई है जो केरल में लड़ती है, बंगाल में दोस्ती करती है, और दिल्ली में दोस्ती करती है, और केरल में नूरा कुश्ती करती है। ये पार्टी बन गई है। कोई बेचार मेरी गाड़ी किससे में आया हूं, उसने जमीन नहीं छुई, वो सड़क पर नीचे नहीं चली, वो एलिवेटेड रोड और हाईवे से ही आई, हाईवे ही आई, एलिवेटेड रोड ही नहीं। ये बदला हुआ जम्मू है कि नहीं, जरा मुझे समझाओ, है कि नहीं है? बदला हुआ जम्मू है कि नहीं है? आज अगर 25 मिनट में मैं एयरपोर्ट यहां पहुंचता हूं, ये पहले पहुंच सकता था क्या?
इन चाहिए जाना है उन चाहिए जाना, इधर से जाना है उधर से जाना, ये भी मैंने देखी है। इसलिए मित्रों, पुराने दिन को याद रखोगे तो अगर आगे आज के जितना मौत मिलेगी इस बात को याद करोगे। और हमारे लिए खुशी का विषय है, कोई राजनीतिक दल में न नेता है न नहीं है, ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास मोदी जी जैसा नेता है और वहां से लेकर के पंतप्रधान तक